मूवी स्टार्ट होती है सन 1944 से। ये तब की बात होती है जब पूरी दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध का दौर चल रहा होता है। कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। तो स्टार्टिंग में ही हम एक सुनसान आइलैंड को देखते हैं जहां पर दो प्लेन क्रैश होकर के नीचे गिर जाती है। वहीं पर हम एक आदमी को देखते हैं जो पैराशूट की मदद से नीचे आते हैं और वो उस दूसरे आदमी को मारने की कोशिश करते हैं। तब वो दूसरा आदमी भागते हुए जंगलों में चले जाते हैं। जंगलों में हुए जाकर के एक ऐसी जगह पे रुकते हैं जहां से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होता है। तब वो आदमी उसे मारने ही जा रहा होता है कि उसे एक बड़ा सा हाथ दिखाई देता है और वो एक बड़ा सा गोरिल्ला को देखते हैं जो कि कॉन्ग होता है। यहीं पर हम कॉन्ग को भी पहली बार देखते हैं। इसके बाद उन दोनों का क्या हुआ ये किसी को नहीं पता होता है। और मूवी में सन 1973 का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम वियतनाम के एक शहर को देखते हैं जो दक्षिण पूर्वी एशिया के हिंद प्रायद्वीप में स्थित है। यहाँ पर हम विल रैंडा और हॉस्टन ब्रुक्स को देखते हैं जो कि मोनार्क कंपनी में काम किया करते थे। ये एक ऐसी कंपनी थी जो एलियंस के बारे में पता लगाने के काम किया करते थे, पर विगत कुछ वर्षों में ये जो कंपनी थी वो डूबने की कगार पे आ गई थी। तो विल सेनेटर मिलियन से मिलने के लिए उनके ऑफिस में चले जाते हैं। वे उनसे मिलने के लिए इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें स्कॉल आइलैंड में जाने के लिए कुछ फंडिंग चाहिए होती है और वो सेनेटर को ये बताते हैं कि स्कॉल आइलैंड जो कि साउथ पैसिफिक में स्थित है ये एक गुमनाम आइलैंड है जो कि दुनिया के नक्शे में कहीं नहीं है, जिसकी जानकारी हमें बस प्राचीन कथाओं से ही मिलती है। और उनका ये मानना था कि ये एक ऐसी जगह है जिसे भगवान ने अधूरा छोड़ दिया है। इस आइलैंड से होकर जो भी प्लेन या फिर शिप जाती है उसका कुछ भी पता नहीं चलता है कि उसके साथ क्या हुआ। दोस्तों, ये वही आइलैंड है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखे थे। रैंडा कहते हैं कि ये मात्र एक ऐसा आइलैंड है जहां पर इंसानों ने अभी तक कदम नहीं रखा है। शायद यहाँ एलियंस रहते होंगे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर वे इस आइलैंड में गए तो उन्हें वहाँ पे बहुत सी चीजें मिल सकती है, परंतु उन्हें खुद भी नहीं पता था कि यहाँ पे क्या है। पहले तो सेनेटर नहीं मानते हैं, पर जब रैंडा उनसे कहते हैं कि रसिया भी इस आइलैंड के पीछे पड़े हुए होते हैं और हमें उससे पहले जानना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, तब सेनेटर विल्स की बात मान जाते हैं और उसे इस ऑपरेशन के लिए अप्रूवल दे देते हैं। रैंडा इस ऑपरेशन के लिए कुछ आर्मी के जवानों की भी मांग करते हैं। सेनेटर इसके लिए भी तैयार हो जाते हैं। अब हम सोल्जर्स को देखते हैं जो छुट्टियों में घर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी हम पैकर्ड जो कि सिपाहियों का हेड होता है वो उन्हें जनरल बोर्ड का कॉल आता है और उनसे कुछ सिपाहियों के साथ मिशन पे जाने के लिए कहा जाता है। पैकर्ड तुरंत इस मिशन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो अपने कुछ सिपाहियों को लेकर के निकल जाते हैं। अब हम रैंडा को देखते हैं जिसे एक ट्रैकर की जरूरत होती है जो उसे रास्ता दिखा सके और वो उसकी तलाश में मिस्टर कॉन्डर के पास जाते हैं। उन्हें एक फोटोग्राफर की जरूरत होती है जिसके लिए वही मैसन वेवर्स को लेती है जो कि एक लेडीज फोटोग्राफर होती है। उसके बाद कुछ और भी लोगों को लिया जाता है। वे सभी बैंकॉक के थाईलैंड में इकट्ठा होते हैं। वहीं पर विक्टर नेविस जो कि उस जगह का सुपरवाइजर होता है वे सभी को स्कॉल आइलैंड के बारे में एक मैप के जरिए बता रहे होते हैं जिसका निर्माण विल ने किया था। उनके साथ साथ बायोलॉजिस्ट की मिशन और जियोलॉजिस्ट के ब्रुक्स भी होते हैं। वे सभी को बता रहे होते हैं कि उनका थाईलैंड में जाने का बस एक ही मकसद होगा कि वहाँ पे मौजूद चीज़ों की खोज करना। वहाँ पे जाने के लिए सभी को अलग अलग कार्य सौंपा जाता है और उसी के हिसाब से काम करने के लिए कहा जाता है। उनके साथ साथ उन्हें ये भी बताया जाता है कि अगर वो किसी वजह से अलग हो गए तो आइलैंड के नॉर्थ साइड में 3 दिन के बाद एक शिप आएगी जो कि वापस आने का रास्ता होगी। अगर कोई भी फंसे हुए होंगे तो वो 3 ही दिनों के अंदर उस आइलैंड की सबसे नॉर्थ साइड में आ जाएंगे जिससे कि उनकी जान बचाया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी आइलैंड में जाने के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो रास्ते में जा रहे होते हैं एक बड़ा सा तूफान दिखाई देता है जिससे डर करके विक्टर वापस जाने की बात करता है, परंतु विल कहता है कि वे अब वापस नहीं जाएंगे। इस बड़े से तूफान को देख करके वे डरेंगे नहीं बल्कि इसका डटकर सामना करेंगे और वो विक्टर को वापस जाने के लिए कह देते हैं। पर विक्टर भी वहाँ पे नहीं जाता है और वे कहते हैं कि कर्नल आगे जाने का रास्ता जरूर दिखाएगा। तब कर्नल सभी को प्लेन में बिठा देते हैं। तकरीबन 10 से 12 प्लेन उस तूफान से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वे सभी उस प्लेन में बैठ करके उस तूफान के बीचों बीच चले जाते हैं जहाँ पर जाकर के सभी प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाता है, परंतु कर्नल किसी तरह से सभी का हौसला बनाए रखते हैं और वे सभी उस तूफान का सामना कर लेते हैं, जिसका सामना करने के बाद एक बहुत ही खूबसूरत से आइलैंड दिखाई देता है जो यकीनन बहुत ही खूबसूरत होता है। वहाँ पर सब अपनी अपनी पोजीशन के हिसाब से अलग हो जाते हैं। उसमें से कुछ प्लेन नीचे रुकती है तो कुछ ऊपर में ही रह जाती है। जैसा कि ब्रुक्स का मानना था कि जमीन के नीचे उन्हें बहुत सी चीजें प्राप्त हो सकती है, तभी ब्रुक्स को वहाँ पे पता चलता है कि यहाँ का जो निचला भाग है वो पूरी तरह से खोखला है, जिसे सुनकर के वे थोड़ी से शॉक हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि कुछ प्लेन आगे की ओर जाते हैं, वहां पर वो बॉम्ब ब्लास्टिंग करने लगते हैं। देखते ही देखते पूरा आइलैंड तबाह होने लगता है।
वे ब्लास्टिंग कर रहे होते हैं, तभी एक पेड़ आकर के प्लेन में लग जाती है, जिससे कि वो प्लेन नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पे कॉन्ग आ जाता है। वो बहुत ही गुस्से में होता है और वो वहाँ अपने हाथों से प्लेन को पकड़ लेता है। वहाँ मौजूद सभी लोग अपनी जान बचाने में लगे हुए होते हैं, जिसमें से एक को तो कॉन्ग खा जाता है। नीचे में मौजूद ब्रूक्स और सभी लोगों को रेडियो की मदद से पता चलता है कि फॉक्स 8 नीचे लैंड कर चुका है और जो फॉक्स 5 है वो क्रैश हो गया है। ये सभी प्लेन के नाम होते हैं, जिसे सुनकर के सभी शॉक हो जाते हैं। तभी थोड़ी देर में सब कॉन्ग को देख करके हैरान रह जाते हैं। किसी को नहीं पता था कि ये कौन है और इतना बड़ा सा जानवर अपने सामने देख करके वे सभी फायरिंग करने लगते हैं। कर्नल के ऑर्डर पर सभी कॉन्ग को घेर लेते हैं और उस पे गन फायरिंग करते हैं, जिससे कि कॉन्ग गुस्से में आ जाता है और फिर उसकी ओर बढ़ने लगता है। पैगर्ड उस पर हमला करने लगता है। तभी कॉन्ग उसके पास से होकर गुजरने लगता है, जिससे कि उसके प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाता है और दो प्लेन आपस में टकरा जाते हैं। क्रैश होने के कारण वे प्लेन नीचे गिर जाते हैं और नीचे में मौजूद जितने भी लोग होते हैं वे सभी भागने लगते हैं, परंतु कॉन्ग कुछ को तो अपने पैरों तले ही कुचल देता है। कॉन्ग इतने ज्यादा गुस्से में होता है कि वो एक एक करके सभी प्लेन को फेंक देते हैं। सभी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और पैकर्ड कॉन्ग को देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो कॉन्ग ने उसके बहुत से सिपाहियों की जान ले ली थी, जिससे कि पैकर्ड का गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ जाता है और वो उसके बदले की आग में कॉन्ग को मारने के लिए वहीं पे रुकने की सोच लेता है। उसके बाद वो इतने ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वहां से वो हटता नहीं है। फिर हम देखते हैं कि कॉन्ग थोड़ी ही देर बाद वहां से चला जाता है और सभी वहां पर एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। कुछ साउथ के साइड में चले जाते हैं, तो कुछ नॉर्थ में, तो कुछ वेस्ट में ही रह जाते हैं। इसी तरह से सब अलग अलग भागों में बढ़ जाते हैं। चैपमैन और उसका जो प्लेन होता है वो वेस्ट के सबसे ऊंची पहाड़ पर स्थित होता है। चैपमैन के पास बहुत से हथियार होते हैं जिसके जरिए वे कॉन्ग को मार सकते हैं। ये सुनकर के पैकर्ड उन्हें वहीं पर रहने के लिए कहते हैं और वो वेस्ट की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में ग्रिफिन को और उसके साथियों से उनकी मुलाकात होती है, जिसमें से बस 7 ही आर्मी बचे हुए होते हैं और बाकी जितने भी आर्मी होते हैं उन सभी की मौत हो चुकी होती है। ये सुनकर के पैकर्ड को बहुत बुरा लगता है और वो रेंडा के पास चले जाते हैं, जो कि उन्हीं के साथ होते हैं। वे उसके आगे गन तान कर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि स्कॉल आइलैंड में आने के पीछे का उनका रीजन क्या था, उन्होंने सभी को यहाँ पे क्यों लाया। यही हमें पता चलता है कि रेंडा का सभी को इस आइलैंड में लाने का पीछे अपना स्वाद छिपा हुआ था, क्योंकि 30 साल पहले जब वे इसी आइलैंड की ओर से जा रहे थे तो उनकी शिप अचानक से गायब हो जाता है, जिसमें 1000 लोग रहते थे, परंतु उसमें से बस अकेले रेंडा ही जिंदा बच पाता है। सभी को लगा था कि ये एक एक्सीडेंट की वजह से हुआ है, पर रेंडा को पता था क्योंकि उसने वहाँ पे कॉन्ग को देखा था और वो उस भयानक से जानवर के बारे में सबको यकीन दिलाना चाहता था कि वहाँ पे राक्षस रहा करते हैं, पर अगर वे बिना सबूत के बताते तो शायद सब उसे पागल समझने लगते। बस यही कारण था कि वो सभी को स्कॉल आइलैंड में लेकर आते हैं और बम की बारिश से करवाती है, जिससे कि वो राक्षस बाहर आ सके और सभी को सच्चाई पता चल सके कि राक्षस अभी भी जिंदा है। तो उधर कॉन्डोर, मैसन और बाकी सभी जो साथी होते हैं वे सभी नॉर्थ की ओर से जा रहे होते हैं। रास्ते में पानी में उसे एक भयानक सा जानवर दिखाई देता है जो उसकी ओर आ रहे होते हैं, जिसे देख करके सभी गन को ताने हुए खड़े हो जाते हैं। पर कॉन्डोर सभी को शांत रहने के लिए कहते हैं और अपने गन को नीचे रखने के लिए कह देते हैं, जिसके बाद वो जानवर खुद ब खुद वहां से चला जाता है। पैकर्ड और उनके बाकी सभी जो साथी होते हैं वे सभी चैपमैन की तलाश में रास्ते से जा रहे होते हैं। रास्ते में बहुत सारे बांस के पेड़ होते हैं, जिसमें से एक स्पाइडर होती है जो कि काफी बड़ी होती है और वो अपने पैरों की मदद से सभी को मारने की कोशिश करती है। तब पैकर्ड उनसे कहते हैं कि उनके पैरों को काट दिया जाए और वे उनके पैरों को काटने लगते हैं। सभी मिलकर के गन के फायरिंग करते हैं, जिससे कि वह स्पाइडर पूरी तरह से घायल हो जाता है। तब पैकर्ड उस स्पाइडर को मार देता है और आगे बढ़ने लगता है। तो हम उधर देखते हैं कि कॉन्डर और बाकी सभी जो साथी होते हैं वे सभी एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पर उनके जैसे और भी इंसान होते हैं, जो उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये इंसान उनकी जान लेने के लिए आए हुए हैं। वहां पर हम हैंड मार्लो को देखते हैं। ये वही है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था कि उसकी मौत नहीं हुई थी, उसमें से बस एक की मौत हुई थी और वो अकेला ही 28 साल 11 महीने तक इसी आइलैंड में था। वे सभी जनजातियों के साथ रह रहे थे और वे सभी उन्हें अपने घर पे लेके चले जाते हैं। तो उधर हम चैपमैन को देखते हैं जो कि नदी में पानी लेने के लिए जाता है। तो वो वहाँ पे कॉन्ग को देखता है जो बुरी तरह से जख्मी होता है और वो पानी पी रहा होता है। तभी एक ऑक्टोपस उसे पूरी तरह से जकड़ लेता है। कॉन्ग खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और वो
ऑक्टोपस के पैरों को तोड़ करके खाने लगता है। फिर वो ऑक्टोपस को अपने साथ लेकर के चला जाता है, जिसे देख करके चैपमैन बहुत ही घबरा जाता है। तो हम उधर देखते हैं कि हैंड मार्लो सभी को अपने घर में लेकर के चले जाते हैं। वहाँ पर जितने भी जनजाति लोग होते हैं वे सभी शांत होते हैं, सभी बस शांति से ही अपना जीवन यापन करते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पे किसी भी तरह का खतरा नहीं होता है। और बताया जाता है कि कॉन्ग उनका राजा है और वे उसे एक गुफा में लेके जाते हैं जहाँ पर कुछ स्केच बनाए हुए होते हैं जो कि काफी अद्भुत होते हैं। मार्लो उन्हें बताते हैं कि ये 1000 साल से भी पुराने स्केच है। 1000 साल पहले वे सभी डर डर के जिया करते थे, परंतु एक दिन ऐसा हुआ कि वे जिससे डरते थे वो उनके मसीहा बन गए। उन लोगों को उस भयानक जानवर से बचाने लगे जो जमीन के नीचे रहा करते थे और वो उन्हें खा जाते थे। पर कॉन्ग उस जानवर को अकेले ही मुकाबला करता और तभी से कॉन्ग वहाँ का राजा बन गया था। अगर कोई भी उनके इलाके में आता या फिर बॉम्ब गिराता तो कॉन्ग उसे मार देता है। साथ साथ मार्लो ये भी बताता है कि कॉन्ग कोई खतरनाक जानवर नहीं है, बल्कि जो जमीन के नीचे छिपकलियां होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है, जो इंसानों को खा जाती है और वे नॉर्थ की ओर होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी नॉर्थ में जाने का रास्ता पूछते हैं। तब मार्लो उन्हें ग्रे फॉक्स दिखाता है, जो कि एक बोट होता है। इसे बनाने में मार्लो ने 6 साल का समय लगा दिया था। अभी भी ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है, तो सभी मिलकर के इसे कंप्लीट करने में लग जाते हैं। तब तक मेसन वहाँ पे मौजूद लोगों की फोटो क्लिक कर रही होती है। तभी उसे एक जानवर के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो जब उसके पास जाकर के देखती है तो वो जानवर पूरी तरह से जख्मी हुई होती है और उसके ऊपर एक प्लेन गिरा हुआ होता है। वो वहाँ पे जाकर के उस प्लेन को हटाने की कोशिश करती है, पर वो हटा नहीं पाती है। तभी कॉन्ग वहाँ पे आ जाता है और उस प्लेन को उठा लेता है, जिसे देख करके मैसन घबरा जाती है। उसे लगता है कि कॉन्ग उसे अब खा जाएगा, पर कॉन्ग कुछ नहीं करता और वो वहाँ से चला जाता है। तो हम उधर देखते हैं कि चैपमैन, जो कि हथियार के साथ वहीं पे रहता है, वो पेड़ पर अपने बेटे के लिए जो चिट्ठी लिखी थी वैसे वहीं पे रख देता है और वो वहाँ पे मौजूद एक पेड़ की डाली में बैठा हुआ होता है। वहीं पे वो सोच रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि वो पेड़ की डाली अचानक से चलने लगती है, जिसमें से एक खतरनाक सा जानवर बाहर आता है और वो उसे देख करके थोड़ा घबरा जाता है। परंतु थोड़ी ही देर के लिए वो जैसे ही पीछे मुड़ता है, उसके पास एक छिपकली आ जाती है और वो उसे खा जाती है। सुबह के समय कैंडर और उनके सभी साथी बोट के जरिए नॉर्थ की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें सिग्नल मिलता है, तभी उनकी बात पैकर्ड से हो पाती है और वे उन्हें गन फायरिंग करने के लिए कहते हैं, जिससे कि उन्हें पता चल सके कि वे अब कहाँ हैं। जब पैकर्ड गन फायरिंग करता है तो उन्हें पता चल जाता है कि वे नॉर्थ की ओर है और वे नॉर्थ की ओर जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि विक्टर, जो कि वहाँ पे खड़ा होता है, एक चमगादड़ आता है और विक्टर को उठा के लेके चला जाता है। थोड़ी ही देर में वहाँ पे कुछ और भी चमगादड़ आ जाते हैं और विक्टर को किसी तरह से खा जाता है, जिसे देख करके सब काफी घबरा जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो बोट एक किनारे में जाकर के खड़ी होती है, वहीं से वो बाहर आते हैं और वहीं पे सबकी मुलाकात होती है। कैंडर और सभी साथी वापस जाने लगते हैं, पर पैकर्ड वापस जाने से मना कर देता है और वो कहता है कि उनका एक साथी अब भी मिसिंग है और वो उसको ढूंढने के लिए साउथ में जाएगा, क्योंकि चैपमैन के पास बहुत सारे हथियार होते हैं जिसके जरिए वो कॉन्ग को मार सकते हैं। इसलिए पैकर्ड उस हथियार को लेने के लिए चैपमैन के पास जाना चाहते थे। बाकी सभी साथी वहां जाने से मना कर देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वे सभी मान जाते हैं और सभी वहां से जा रहे होते हैं। अब वे सभी साउथ की ओर जा रहे होते हैं, तभी हम वहाँ पे रास्ते में बड़े बड़े से कंकाल देखते हैं, जो कि जानवरों का होता है। मार्लो वहाँ से आगे जाने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि आगे और भी ज़्यादा खतरा होता है। वे फिर भी वहाँ पे चले जाते हैं, जहाँ पे चारों ओर पेट्रोल ही पेट्रोल होता है। वे आगे जा ही रहे होते हैं, तभी उन्हें जानवर के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वहाँ पे सभी कंकालों के बीच में जाकर के वे सभी छिप जाते हैं। तभी एक बड़ी सी छिपकली उनके पास आ जाती है। छिपकली सभी इंसानों को ढूंढ रही होती है, तभी उसकी मुंह से एक खोपड़ी निकल जाती है, जो कि चैपमैन की होती है। उसके साथ साथ वो लॉकेट भी होता है, जो कि हर सोल्जर्स पहना करते थे। कंडर्ड उसे देख लेता है और उन्हें पता चल जाता है कि उस छिपकली ने चैपमैन को खा लिया है। थोड़ी देर के लिए तो वो छिपकली वहां से चला जाता है, जिसके बाद वे सभी बाहर आ जाते हैं और वे आगे जा रहे होते हैं। रेंडा सबसे पीछे होता है और वो पिक क्लिक करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से वो छिपकली आकर के रेंडा को खा जाता है, जिसके बाद रेंडा की मौत हो जाती है। अब हम देखते हैं कि सभी गन से फायरिंग करने लगते हैं। वहाँ पे बहुत ही लड़ाइयाँ होने लगती है, सभी छिपकली को मारने की कोशिश करते हैं। इसी बीच में उनके पास जो मौजूद गैस होती है वो ब्लास्ट हो जाता है और वो चारों तरफ फैल जाता है। इस गैस के फैलने से वहाँ पर मौजूद जितने भी चमगादड़ होते हैं वे सभी बाहर आ जाते हैं और वे सभी उन सभी पर अटैक करने लगते हैं, जिसमें से हम देखते हैं कि स्लिफो बहुत ही घायल हो जाता है, जिसे बचाने के लिए कंडर्ड तलवार की मदद से उस चमगादड़ों को चीरते हुए उसके पास जाता है और वो उसे उठा लेता है। तब तक वो बड़ी सी छिपकली उसके पास आ जाती है और वो उसे मारने की कोशिश ही करती है कि
मैसन वहाँ पे आती है और वो लाइटर की मदद से वहाँ पे फेंक देती है, जिससे कि ब्लास्टिंग हो जाती है। वो ब्लास्टिंग इसलिए होती है क्योंकि चारों तरफ पेट्रोल होता है, जिससे कि आग जल्दी लग जाता है और वो छिपकली बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और वे सभी वहाँ से जाने लगते हैं। मार्लो इस घटना के बाद सभी को वापस जाने के लिए कहते हैं, पर पैकर्ड अब भी मना कर देता है और वो चापमैन के पास जाने की बात करता है। तब कनरड उन्हें बताते हैं कि चापमैन की मौत हो चुकी है और वो उन्हें उसका लॉकेट देते हैं, पर फिर भी पैकर्ड पीछे नहीं हटता है क्योंकि उसे कॉन्ग को मारना था और उसे मारने के लिए उसे जिस भी हथियार की जरूरत थी वे सभी चापमैन के पास ही थी, इसीलिए वो उसके पास जाने के लिए कहता है और दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि कनरड उनसे जंगल से वापस जाने की बात करता है और वे पैकर्ड को रास्ता बता देते हैं। फिर वे सभी दोनों अलग भागों में बढ़ जाता है और एक छोर जंगल की ओर जाने लगता है तो एक नदी के पास जाने लगता है। वे सभी उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पे चापमैन था। वहां पर उसे उसका लेटर मिलता है जो उसने अपने बेटे के लिए लिखा था, जिसे लेने के बाद वहां पे जितने भी हथियार होते हैं, जितने भी बम होते हैं, वे सभी ले लेते हैं और वो नदी के पास जाकर के जाल बिछा देते हैं। कनरड और मैसन को देखते हैं जो रास्ता ढूंढने के लिए पहाड़ के सबसे ऊपरी भाग में जाते हैं। तभी वो कॉन्ग को उसकी ओर आते हुए देखते हैं, जिसे देख करके पहले तो वे दोनों घबरा जाते हैं। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि मैसन धीरे धीरे उसके पास आती है और उस पर अपना हाथ फेरने लगती है। तब वो देखती है कि कॉन्ग उसे कुछ नहीं करता है। कॉन्ग बहुत ज़्यादा ही मायूस होता है। तब हम देखते हैं कि उधर बम की ब्लास्टिंग हो रही होती है, जिसे देख करके कॉन्ग काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वो उस ओर जाने लगता है। कनरड और मैसन भी इसे देखकर उसे रोकने के लिए उस ओर चला जाता है। तब हम देखते हैं कि कॉन्ग जैसे ही उसके पास पहुंचता है, पैकर्ड पूरी तरह से जाल बिछा चुका होता है। वो पेट्रोल डाल देता है, जिससे कि माचिस की मदद से वो वहाँ पे आग लगा देता है, जिससे कॉन्ग पूरी तरह से घायल हो जाता है और वो उसे मार नहीं पाता, वहीं पर बेहोश हो जाता है। वो जैसे ही वहाँ पे ब्लास्टिंग कर पाते, कनरड, मैसन और मार्लो वहाँ पे आ जाते हैं और कॉन्ग के आगे खड़े हो जाते हैं। वे उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, पर पैकर्ड उनकी बात अब भी नहीं मानते हैं और बाकी जो सिपाही होते हैं वे सभी भी पैकर्ड की बात नहीं मानते हैं। वे भी पैकर्ड के अब खिलाफ हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भी ये सही नहीं लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो बड़ी सी जानवर बाहर आती है और उसे देख करके सभी भागने लगते हैं, पर पैकर्ड वहीं रहता है। वो उसे देख करके भागता नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे ब्लास्ट कर देगा, पर थोड़ी ही देर में देखते ही देखते कॉन्ग उसे मार देता है। अब हम देखते हैं कि दोनों के बीच युद्ध होने लगता है। ये युद्ध रात से लेकर के पूरी सुबह तक का होता है। दोनों जानवर आपस में लड़ रहे होते हैं और सभी जो लोग होते हैं वे सभी भागते हुए नदी के पास चले जाते हैं, जहां पर मैसन गन फायरिंग के लिए पहाड़ के सबसे ऊपरी हिस्से में जाती है ताकि ब्रूक्स को पता चल सके कि वे सभी कहां पर है और बाकी सभी साथी अपनी जान बचाने के लिए पानी के पास जा रहे होते हैं। कोल वहीं भी रुक जाता है। उसे ऐसा लगता है कि वो बॉम्ब के सहारे उस छिपकली को मार सकता है, कि वो छिपकली उसे खा जाएगी और वो उस बॉम्ब को उसकी बॉडी के अंदर डिफ्यूज कर देगा, जिससे कि वो छिपकली मर जाएगी। पर ऐसा नहीं होता है। वो छिपकली उसे पूंछ के सहारे से जाकर के कहीं दूर के पहाड़ में फेंक देती है, जिससे कि वो ब्लास्टिंग नहीं हो पाता है और वो छिपकली कॉल को तो मार देता है और बाकी सभी साथियों के पास आने लगता है। तभी कॉन्ग वहाँ पे आ जाता है और दोनों के बीच फिर से जमकर लड़ाई होता है। कॉन्ग किसी तरह से वहाँ पे जंजीरों के बीच में फंस जाता है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। तब तक वो छिपकली उनके पास आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि ब्रूक्स वहाँ पे आ जाता है और वो गन फायरिंग को देख लेता है। उसे पता चल जाता है कि वे वहाँ पर है और वे वहाँ पे आकर के गन फायरिंग करने लगते हैं। बाकी सभी साथियों भी आकर के बोट में बैठ जाते हैं। जैसे ही छिपकली उनके पास आने की कोशिश करता है, कॉन्ग बुरी तरह से जंजीरों में फंसा हुआ होता है। मैसन छिपकली के सिर में गोली मार देती है, जिसके बाद वो छिपकली मैसन के पीछे पड़ जाती है। मैसन किसी तरह से पानी में गिर जाती है और वो उसके नीचे जा रही होती है। कॉन्ग उसे बाहर निकाल लेता है और इस बार तो कॉन्ग उस छिपकली को बुरी तरह से मार ही देता है। फिर वो मैसन को नदी के किनारे अपने साथियों के साथ छोड़ देता है और कॉन्ग अपने घर में वापस चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी अपने अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। जाते वक्त सभी एक प्रॉमिस करते हैं कि वो इस आइलैंड के बारे में किसी को नहीं बताएंगे और ये आइलैंड हमेशा ही ऐसा रहेगा। अब हम देखते हैं कि मार्लो अपने घर में चला जाता है। उसे घर से जाए हुए पूरे 30 साल हो जाते हैं। 30 साल बाद वो अपने बेटे को देखते हैं जो कि 30 साल का हो चुका होता है। वो उसे देख करके काफ़ी खुश होता है। ट्रिप के बाद हम देखते हैं कि मैसन और कर्नल को ब्रूक और सैनली रोक कर रख लेते हैं। दरअसल ये दोनों मोनार्क के लिए ही काम कर रहे होते हैं और वे चाहते हैं कि वे दोनों भी इसके लिए हायर किया जाए। उन्हें ये बताया जाता है कि ये पूरी पृथ्वी मॉन्स्टर में ही बिलोंग करती है, यहाँ पर बस उन्हीं का अधिकार है। कॉन्ग यहाँ पर बस अकेले ही राजा नहीं है, उसके जैसे कई और भी वहाँ पे मॉन्स्टर मौजूद है जो पता नहीं कब इंसानों को उस जगह से हटा करके अपनी जगह वापस ले ले। उन्हें साथ साथ हम ये भी बताते हैं कि
उन्हें इसे रोकना होगा, और अगर ये नहीं रोक पाए तो एक दिन ऐसा होगा कि पूरी दुनिया पर मॉन्स्टर ही राज किया करेंगे और इंसानों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ हम वहाँ पे कुछ तस्वीरों को देखते हैं, जहाँ पर एक गुफा के अंदर बहुत से मॉन्स्टर की तस्वीरें बनी हुई होती है, और सबसे लास्ट में हम गॉडजिला और किंग कॉन्ग की लड़ाई की तस्वीर को देखते हैं। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अब आगे आने वाले वीडियो में हम गॉडजिला और किंग कॉन्ग के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।